कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड ऑब्लिगेशन एक्ट 1970। रेगुलेशन मतलब वर्किंग कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ऑब्लिगेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टन केसेस। 1970 मतलब द एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन 1970। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स कौन हुए। अपना जो मेट्रो प्रोजेक्ट है बॉम्बे का, MIDC जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हुआ। मतलब कौन हुआ MIDC? जिसका ये आइडिया है, जिसको ये बनाना है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है, उसने हायर किसको किया? रिलायंस इंडिया को हायर किया। तो रिलायंस इंडिया कौन हुआ? कॉन्ट्रैक्टर हुआ। उस मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने का काम कौन करेगा? रिलायंस इंडिया करेगी। और रिलायंस इंडिया की जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है, मतलब वो लोग जिनको रिलायंस इंडिया ने एम्प्लॉय किया है पर्टिकुलरली उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, मेट्रो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, वो लोग कहलाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। मतलब कि वो XYZ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स वो लेबरर्स है जो सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने तक ही उनकी हेल्प करेंगे। इस एक्ट का पार्ट ए कहता है कि एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का हमने समझा था कि इट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड करती हैं जिसमें 51% से ज़्यादा स्टेक होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ये है कि डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब भेदभाव को हटाए। कैसे, किन के बीच में हटाए? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स और जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स मतलब वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट तक पूरा करने तक ही उनके लेबरर्स है, और परमानेंट एम्प्लॉयज़ मतलब कि जो सुपरवाइजर्स है या वो लोग जो जैसे रिलायंस इंडिया से हमेशा ही जुड़े रहेंगे, वो लोग हुए परमानेंट एम्प्लॉयज़। और कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स कौन हुए? जो सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने तक ही उस रिलायंस इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हुए कॉन्ट्रैक्टर लेबरर्स। तो उन दोनों में स्टेटस लेवल को मैच करने के लिए, उन दोनों में भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उसको अवॉइड और रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 को इन्फोर्स किया गया है। रेगुलेशन मतलब उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, और एबोल्यूशन मतलब उसको कैसे अवॉइड करते हैं। किसको अवॉइड करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन को। ये सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? 20 से ज़्यादा या 20 एम्प्लॉयज़ किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में हो तो उस पर ये एक्ट इन्फोर्स होता है। कौन सा एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट इन्फोर्स होता है। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम एम्प्लॉयज़ हो तो उस पर जनरल रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, एक्सेप्शनल रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इशू करती है नोटिफिकेशन, और टाइम टू प्रूफ मिलता है 2 मंथ इंटेंशन नोटिस के साथ। नॉन एप्लीकेबिलिटी है कैजुअल वर्कर्स को लेके। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स और कैजुअल वर्कर्स अलग अलग लोग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कैजुअल वर्कर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। कैजुअल वर्कर्स मतलब वो जो सीजनल काम करते हैं। सीजनल मतलब जो 60 से 60 डेज से ज़्यादा के लिए काम करते हैं, वो सीजनल। जो नॉन सीजनल है वो 120 डेज से ज़्यादा या 120 डेज के लिए काम करते हैं। ठीक है। सेक्शन 2 मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमारे केस में कौन था? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमारे एग्जाम्पल में थे MIDC। ठीक है। तो MIDC क्या हुआ? डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन कौन हो सकते हैं? ठीक है। कोई डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट का ऑफिस या कोई लोकल अथॉरिटी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर हो। ठीक है। सेकंड, कोई फैक्ट्री हो सकती है जो ऑक्यूपायर और मैनेजर जिसमें दोनों लोग इन्वॉल्व हो। कोई माइन हो सकती है जिसमें ऑनर या एजेंट ऑफ माइन या मैनेजर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो। अदर केसेस मतलब पर्सन विथ अल्टीमेट कंट्रोल। तो ये हुए कि कौन कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो सकते हैं।
कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कौन था हमारे एग्जाम्पल में? रिलायंस इंडिया। तो कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, जैसे कि रिलायंस इंडिया ने, उस मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और अपने अंडर किसी और कॉन्ट्रैक्टर को भी अगर हायर किया तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन था? वो XYZ जिनको कॉन्ट्रैक्टर ने अपॉइंट किया है फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो मेट्रो प्रोजेक्ट का पूरा करना है वो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स कौन हुए? जो हायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। मतलब अगर जैसे कि MIDC है और रिलायंस है और XYZ है, तो रिलायंस जो रहेगा वो मीडिएटर रहेगा किसके बीच में? उन कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स और MIDC के बीच में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को हायर कौन करेगा? रिलायंस इंडिया हायर करेगी। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर विल हायर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन रहेगा? MIDC रहेगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स विल बी डीम्ड टू बी वैलिड इवन इफ विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मतलब कि अगर रिलायंस इंडिया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को अपॉइंट करती है, जैसे कि XYZ को, तो MIDC को उस चीज़ का नॉलेज हो कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। ये अपॉइंटमेंट विल बी डीम्ड टू बी वैलिड इवन इफ विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मतलब रिलायंस इंडिया को ये बता MIDC को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को अपॉइंट किया है। वर्कमैन मतलब क्या? वर्कमैन इंक्लूड्स पर्सन अपॉइंटेड फॉर स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, टेक्निकल और मैनुअल वर्क, ठीक है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, मतलब वर्कमैन कब एप्लीकेबल? वर्कमैन की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन नहीं इंक्लूड होता? वो लोग जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी, मैनेजरियल कैपेसिटी या आउट वर्कर्स हो। आउट वर्कर्स मतलब जैसे कि अपन ने कोई सर्विस के लिए आउटसोर्स किया है, तो वो लोग अपने वर्कमैन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, वर्कमैन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ये बताया गया है सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट में। इनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। कितने लोग मिलके इस बोर्ड को बनाते हैं? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में होता है एक चेयरमैन, एक चीफ लेबर कमीशन और रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि 11 से 17 तक हो सकते हैं। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन करता है? एक चेयरमैन, एक लेबर कमीशन और एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि 9 से 11 तक हो सकते हैं। क्या काम करते हैं ये लोग और इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की ड्यूटी होती है एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की ड्यूटी होती है कि वो एडवाइस करे स्टेट गवर्नमेंट को। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, सेक्शन 6 होता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। कौन करेगा अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन। सेक्शन 7 है रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। किसी इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कौन अप्लाई करेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा। किसमें? फॉर्म 1 में अप्लाई करेगा। किसको अप्लाई करेगा? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके अप्लाई करेगा। कितनी फ़ीस लगेगी? 60 रुपये से लेके 1500 रुपये तक लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के कितने लेबरर्स हैं उसके हिसाब से फ़ीस लगेगी इस्टेब्लिशमेंट की। सर्टिफाई कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सर्टिफाई होगा इन फॉर्म 2। सेक्शन 8 रिवोकेशन, कैंसलेशन, विड्रॉल, फोरफीचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन चारों ही केसेस में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाता है या रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है। तो किसके पास है ये राइट? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास में राइट है। कब है ये राइट? मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिवोकेशन, कैंसिलेशन, विड्रॉल या फोरफिट कब कर सकता है? जब मिसरिप्रेजेंटेशन हो फैक्ट्स का, मतलब अनअसेंशियल फॉल्ट हो या फैक्ट्स का मिसयूज़ कर लिया जाए या ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाए या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि फैक्ट्स को छुपाया जाए, जो फैक्ट्स है उनको मैनिपुलेट किया जाए या रजिस्ट्रेशन टर्न्स यूजलेस। मतलब कि जो एक्ट है जैसे कि वो 20
या 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स अपॉइंट करने पर ही एप्लीकेबल होता है। तो अगर अपने पास 20 से कम वर्कर्स अपन ने अपॉइंट किए हैं तो वो रजिस्ट्रेशन ही यूज़लेस कंसीडर कर लिया जाएगा। इसको गिव मतलब क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तो विड्रॉल कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, लेकिन जिसका इस्टेब्लिशमेंट है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिंग हर्ड, मतलब उसको उसकी बात कहने का मौका मिलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अप्रूवल किसका लगेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अप्रूवल लगेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रिवोक, कैंसिलेशन, विड्रॉल या फोरफिट करने के लिए रजिस्ट्रेशन को। सेक्शन 9 कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट उसने दिया, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कि अपने केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था MIDC, कॉन्ट्रैक्टर था रिलायंस इंडिया, तो जब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ही रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, मतलब वो नॉन रजिस्टर्ड है, तो उसका इफ़ेक्ट ये होएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कि जो रिलायंस इंडिया है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को हायर नहीं कर पाएगी। सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर। लाइसेंसिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कैसे अपॉइंट करेगी, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। सेक्शन 12 कहता है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंसिंग, तो उसके लिए कौन अप्लाई करेगा, कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करेगा। फीस कितनी लगेगी, ₹15 to ₹375। बाकी ये डिपेंड करता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को हायर किया जाएगा। लाइसेंसिंग इशू कौन करेगा, लाइसेंसिंग ऑफिसर इशू करेगा। सेक्शन 7 और सेक्शन 13 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 13 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो सेक्शन 7 कहता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। कौन अप्लाई करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपॉइंट करेगा, ग्रांट करेगा। और अप्लाई कौन करेगा सेक्शन 13 में लाइसेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करेगा। किसको अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। और लाइसेंस के लिए किसको अप्लाई करेंगे, लाइसेंसिंग ऑफिसर को। कौन सा फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म 1। और लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 4। फीस कितनी लगेगी रजिस्ट्रेशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, 60 to 1500। और लाइसेंसिंग के लिए कितनी लगेगी, 15 to 375। सर्टिफिकेशन होएगा फॉर्म 2 में, और ग्रांट ऑफ लाइसेंसिंग का सर्टिफिकेशन होएगा फॉर्म 6 में। प्रायर अप्रूवल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं चाहिए, लाइसेंस के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का फॉर्म 5 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 14 कहता है रिवोकेशन, कैंसिलेशन, विड्रॉल, फोरफीचर ऑफ लाइसेंस। जैसे कि फोरफीचर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा, वैसे ही फोरफीचर ऑफ लाइसेंस। इसके लिए अपील, सेक्शन 15 मतलब अपील। कौन अपील करेगा, पर्सन अग्रीव्ड बाय डिसीजन ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर, मतलब कि वो इंसान जो लाइसेंसिंग ऑफिसर के डिसीजन से पीड़ित है। एग्रीव्ड मतलब पीड़ित। किसको अपील करेगा, एपेलेट अथॉरिटी को अपील करेगा। कितने दिन में, लाइसेंसिंग ऑफिसर के फाइनल ऑर्डर देने के 30 दिन के अंदर अपील करेगा एपेलेट अथॉरिटी को वो इंसान जो कि उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है। पार्ट सी, वेलफेयर फैसिलिटीज़। सेक्शन 16 कहता है कि कैंटीन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कब होनी चाहिए कैंटीन फैसिलिटीज़, जब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स 100 या 100 से ज़्यादा हो। कौन रूल्स बनाएगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, कॉन्ट्रैक्टर के लिए रूल्स बनाएगी टू हैव 1 और मोर कैंटीन्स। क्या फैसिलिटीज़ रहेगी कि उधर खाना मिले, जो रेट्स है फूड सर्व हो रहा है वो कंट्रोल्ड रहे, और फर्नीचर और अकोमोडेशन हो, मतलब कि रेस्ट करने की फैसिलिटी हो। सेक्शन 17 कहता है रेस्ट रूम कब मिलेगा, जब वर्क इन्वॉल्व्स लॉन्ग ड्यूरेशन, कि जो भी काम हो रहा है उसमें अगर ज़्यादा समय लगता है तो आपको रेस्ट रूम की सुविधा देनी पड़ेगी। कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट करेगा ये सब चीज़ों की। उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी, लाइटनिंग होगी, वेंटिलेशन होएगा, फर्नीचर और अकोमोडेशन होएगा। सेक्शन 18 कहता है अदर फैसिलिटीज़। अदर फैसिलिटीज़ मतलब ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़, यूरिनल्स और वॉशिंग फैसिलिटीज़। सेक्शन 19 कहता है फर्स्ट एड फैसिलिटी। कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा।
और कब अवेलेबल होनी चाहिए, हर समय अवेलेबल होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स का तो काम ही ऐसा है कि कभी भी किसी को भी चोट लग सकती है, तो फर्स्ट एड फैसिलिटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा 24/7 अवेलेबल रहनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल करवाएगा इस फैसिलिटी को। सेक्शन 20 कहता है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस। वैसे तो जनरल रूल कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर लायबल है कैंटीन, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड और अदर फैसिलिटीज़, मतलब कि सेक्शन 16 में कैंटीन फैसिलिटीज़, सेक्शन 17 में रेस्ट रूम, सेक्शन 18 में अदर फैसिलिटीज़, सेक्शन 19 में फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, ये चारों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम तो कॉन्ट्रैक्टर का है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल होता है तो ये ड्यूटी होती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कि वो ये सब फैसिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को प्रोवाइड करे। तो जब ये सब ड्यूटीज़ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करेगा तो जो भी इसका एक्सपेंसेस होएगा तो वो एक्सपेंसेस वो डिडक्ट कर लेगा उस अमाउंट पेएबल में जो कि वो कॉन्ट्रैक्टर को देने वाला है। सेक्शन 21 लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं उनको उस काम के अगेंस्ट में पैसे मिलेंगे, तो जनरल रूल क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसे देगा। तो कौन अपॉइंट करेगा कि इफ़ कंप्लेन इज़ रिसीव्ड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स ने कंप्लेन की कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करेगा जो कि इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। फेलियर परसिस्ट मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पैसे देगा, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर पैसे देगा तो वो उस पैसे की रिकवरी कैसे करेगा, वो जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने वाला था उसमें से उसको डिडक्ट कर लेगा, मतलब कि डिडक्ट फ्रॉम द अमाउंट पेएबल टू द कॉन्ट्रैक्टर। पार्ट डी कहता है पेनल्टी के बारे में। सेक्शन 22 कहता है ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब कि कब इफ़ एनी पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट्स द इंस्पेक्टर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ और फेल्स टू प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्टर कौन होता है, इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है कि सारे लॉज और रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा, सब लॉस फॉलो होंगे तो किसी का राइट्स वायलेट नहीं होएगा। अगर इंस्पेक्टर को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं या अवॉइड किया जाता है तो उसको जेल हो सकती है मैक्सिमम 3 मंथ्स की, फ़ाइन लगाया जा सकता है मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का, या दोनों चीज़। सेक्शन 23 कहता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कब होएगा, इफ़ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रावेंस प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन या इफ़ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रावेंस प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग। रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग के प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो जेल हो सकती है मैक्सिमम 3 मंथ्स की, फ़ाइन लगाया जा सकता है मैक्सिमम 500 रुपीज़ का, या दोनों भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। सेक्शन 24 रेसिडुअल पेनल्टी कब लगेगी, इफ़ नो पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब कि वो ये पेनल्टी जब लगेगी जब किसी भी वॉलेशन का डिफाइन नहीं किया गया हो तो इस प्रोविज़न में पेनल्टी लगेगी। कितना जेल हो सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स का, और फाइन लग सकता है ₹1000 का मैक्सिमम, या दोनों चीज़, जेल भी और फाइन भी। सेक्शन 26 कहता है पावर टू इंटरटेन समथिंग ऑफ ऑफेंस, मतलब कि जो ऑफेंस हो रहा है उसमें नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अनलेस अ कंप्लेंट इज़ फाइल्ड। बिना कंप्लेन फाइल किए कोई भी ऑफिसर उसको डील नहीं कर सकता, पहले कंप्लेन होनी ज़रूरी है। किसको फाइल होगी, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।